मेडिसिन में पढ़ने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। इसमें 6 प्रकार के डिजीज मैंने आपको बताए थे, जिसमें एनाप्लाज्मोसिस अपन ने स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद में पढ़ेंगे फाइलेरियोसिस, बबेसियोसिस, सुर्रा, लेशमानियोसिस और कोक्सीडियोसिस। ये 6 प्रकार के डिजीज अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहला अपन पिछले क्लास में स्टार्ट किया था एनाप्लाज्मोसिस। एनाप्लाज्मा स्पीसीज से होने वाला रोग। तो ये एनाप्लाज्मा या अपन कह सकते हैं रिकेट्सिया जनित रोग के ऊपर इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? रिकेट्सिया जनित रोग भी इसको कह सकते हैं। मतलब रिकेट्सिया जनित रोग, जो रिकेट्सिया जो होते हैं प्रोटोजोआ के अंदर ही आते हैं, सही है। तो अपन इसको प्रोटोजोआ जनित रोग भी कह सकते हैं, इसको अपन रिकेट्सिया जनित रोग भी कह सकते हैं। यह मुख्य रूप से कैटल, भेड़ और बकरी, इसके अलावा जंगली जो रूमिनेंट्स पशु जो होते हैं, वाइल्ड रूमिनेंट्स, उनके अंदर ये मुख्य रूप से होता है। रिकेट्सियल परजीवी है एनाप्लाज्मा, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था ये जो एनाप्लाज्मा स्पीसीज है, एनाप्लाज्मा स्पीसीज जो है वो एक प्रकार से ओब्लिगेट इंट्रा इरिथ्रोसाइटिक पैरासाइट है। ओब्लिगेट इंट्रा इरिथ्रोसाइटिक पैरासाइट। इसका क्या मतलब है? ओब्लिगेट मतलब होता है आवश्यक रूप से। ओब्लिगेट का मतलब क्या होता है? आवश्यक रूप से, जिसके पास कोई और दूसरी चॉइस नहीं होती। ऐसा कोई पशु से, ऐसा कोई जीव जिसके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं होती, उसको हम ओब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। सही है। ओब्लिगेट पैरासाइट मतलब है उसके पास कोई और चॉइस नहीं है। इंट्रा इरिथ्रोसाइटिक मतलब इरिथ्रोसाइटिक मतलब वो होता है आरबीसी। तो आरबीसी इंट्रा मतलब आरबीसी के अंदर, आरबीसी के अंदर पाए जाने वाला, मतलब आवश्यक रूप से आरबीसी के अंदर पाया जाने वाला पैरासाइट। उसके पास कोई और चॉइस नहीं है, ये केवल आरबीसी के अंदर ही पाया जाएगा और आरबीसी के अंदर ही ये जो एनाप्लाज्मा स्पीसीज जो है वो आरबीसी के अंदर ही जीवित रहती है। और किसी जैसे कि डब्ल्यूबीसी भी होती है, प्लेटलेट्स भी होती है और कोशिकाएं भी होती है शरीर के अंदर, तो उन कोशिकाओं के अंदर ये नहीं पाया जाता है। ये केवल और केवल आरबीसी कोशिका के अंदर पाया जाता है। इसलिए अपन इसको कैसे कहते हैं? ओब्लिगेट इंट्रा इरिथ्रोसाइटिक पैरासाइट। ओब्लिगेट इंट्रा इरिथ्रोसाइटिक पैरासाइट। सही है। इसमें मैंने आपको नाम बताए थे। कैटल के अंदर एनाप्लाज्मा मार्जिनल और एनाप्लाज्मा सेंट्रल, ये 2 प्रकार के एनाप्लाज्मा स्पीसीज, एनाप्लाज्मा के सदस्य हैं जो कैटल के अंदर प्रभावित करते हैं। भेड़ बकरी को एनाप्लाज्मा ओविस जो है वो भेड़ बकरी को प्रभावित करता है। एनाप्लाज्मा ओविस जो है वो भेड़ बकरी को या सीप गोट को प्रभावित करता है। इसके बाद में अपन ने देखा था इसकी एपिडेमियोलॉजी। इसके बाद में देखा था अपन ने एपिडेमियोलॉजी। इसका फैलाव किस प्रकार होता है? इसका फैलाव मैंने आपको 2 तरीके से बताया था। एक तो टिक्स के द्वारा, एक तो इसका जो फैलाव होता है वो टिक्स के द्वारा। टिक्स मतलब अपन नॉर्मल भाषा में जिनको चीचड़े कहा जाता है, चीचड़े, जो ये जो भी बाहरी पैरासाइट जो होते हैं, खून चूसने वाले बाहरी पैरासाइट, उनके द्वारा इस रोग का संक्रमण होता है या ट्रांसमिशन होता है। इसके द्वारा इस रोग का फैलाव होता है। इसके अलावा जिस पशु को पहले ये रोग हो चुका है, जिस पशु को पहले एनाप्लाज्मोसिस रोग हो चुका है, वह भी एक वाहक के रूप में कार्य करता है। एक वाहक, कैरियर के रूप में कार्य करता है। एपिडेमियोलॉजी के अंदर जो एक तो हो गया टिक्स, हो गया चिचड़े, हो गए। फैलाव जो है इसका फैलाव चिचड़ों के द्वारा होता है। सही है। इसके अलावा एक वाहक के रूप में होता है। वाहक के रूप में मतलब जिसको पहले ये रोग हो चुका है फिर वो ठीक हो जाता है। ऐसा पशु जिसको पहले एनाप्लाज्मोसिस डिजीज हो गया, फिर वो पशु ठीक हो गया, लेकिन ठीक होने के बाद भी उसके अंदर पूरी तरह से, उस पशु के अंदर पूरी तरह से ये एनाप्लाज्मा स्पीसीज जो है वो नष्ट नहीं होती है, वो खत्म नहीं होती है। वो एक तरह से अपन कह सकते हैं वाहक के रूप में कार्य करते हैं। किसके रूप में?
एक तरह से वाहक के रूप में कार्य करता है। इसमें जो टिक्स जो है वो 3 प्रकार के टिक्स है। एक तो बुफिलस स्पीसीज हो गया, एक डर्मोसेंटर स्पीसीज हो गया, एक और रिपिसेफेलस स्पीसीज। ये चीचड़ों की स्पीसीज है, टिक्स की स्पीसीज है। 3 प्रकार की स्पीसीज जो मुख्य रूप से खून चूसने वाले चीचड़े जिनको बोल सकते हैं, खून पीने वाले टिक्स जो है वो इसका ट्रांसमिशन करते हैं किसी संक्रमित पशु से स्वस्थ पशु की तरफ। जो इस रोग को ले जाने का काम कौन करते हैं? मुख्य रूप से टिक्स। ये होगी इसकी एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी। इसके बाद में आता है पैथोजेनेसिस, रोग जनकता। कि ये शरीर के अंदर जाके किस प्रकार रोग उत्पन्न करता है उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले तो टिक्स के द्वारा इस रोग का ट्रांसमिशन होता है। टिक्स के द्वारा शरीर में प्रवेश करेगा। सही है। टिक्स के द्वारा शरीर में प्रवेश करेगा कौन? एनाप्लाज्मा स्पीसीज जो है वो टिक्स के द्वारा शरीर दूसरे स्वस्थ पशु के शरीर के अंदर प्रवेश करेगा। इसके बाद में ये परजीवी जो है, ये पैरासाइट, ये परिपक्व आरबीसी को संक्रमित करता है। मतलब परिपक्व आरबीसी के अंदर प्रवेश करता है। परिपक्व, यहाँ पे ध्यान रखना, परिपक्व आरबीसी एक तो होती है अपरिपक्व आरबीसी, इमेच्योर आरबीसी, एक होती है मैच्योर आरबीसी जो पूर्ण रूप से जिसके अंदर हीमोग्लोबिन पूर्ण रूप से उसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उसको बोला जाता है देखो परिपक्व आरबीसी और अपरिपक्व आरबीसी दो प्रकार की होती है आरबीसी। शुरुआत के अंदर जो आरबीसी होती है जिसके अंदर केंद्रक पाया जाता है, वो क्या कहलाती है? अपरिपक्व। जिसके अंदर केंद्रक पाया जाता है और हीमोग्लोबिन जो होता है वो कम मात्रा में होता है। उसके बाद में यही कोशिका जो होती है अपरिपक्व कोशिका, वो बाद में इसके अंदर केंद्रक विलुप्त हो जाता है और हीमोग्लोबिन से वो पूरी तरह भर जाती है। उसको अपन कहते हैं परिपक्व आरबीसी। उसको क्या कहते हैं? परिपक्व आरबीसी। तो ये जो एनाप्लाज्मा है वो शरीर में प्रवेश करने के बाद परिपक्व आरबीसी में प्रवेश करता है। परिपक्व आरबीसी में प्रवेश करता है। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है एंडोसाइटोसिस। इस क्रिया को क्या बोला जाता है? एंडोसाइटोसिस। मतलब कोशिका के अंदर प्रवेश करना क्या कहलाता है? एंडोसाइटोसिस। तो ये एनाप्लाज्मा जो है टिक्स के द्वारा शरीर में प्रवेश करेगा। स्वस्थ पशु के शरीर में प्रवेश करेगा। अब शरीर में प्रवेश करेगा, उसके बाद में रक्त में जाएगा। जाहिर सी बात है जो टिक्स जो होते हैं वो रक्त चूसने का काम करते हैं, तो ये रक्त में भेजेंगे इसको। सही है। रक्त में भेजने के बाद ये परिपक्व आरबीसी में प्रवेश करेगा। तो एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। इसके बाद में ये परिपक्व आरबीसी के अंदर द्विविखंडन द्वारा विभाजन करता है। इसके द्वारा द्विविखंडन द्वारा विभाजन करता है। द्विविखंडन का मतलब होता है एक कोशिका टूटकर दो भागों में बट जाती है। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है द्विविखंडन। इस क्रिया को क्या बोला जाता है? द्विविखंडन। सही है। तो ये एनाप्लाज्मा जो है वो द्विविखंडन के द्वारा यहाँ पे क्या करेगा? विभाजन, द्विविखंडन द्वारा विभाजन करेगा। इसके बाद में अब द्विविखंडन द्वारा, इसको द्विविखंडन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बाइनरी फ्यूजन। जो कि एक प्रकार से का अलैंगिक जनन होता है। इसको अलैंगिक जनन भी कह सकते हैं।
द्विविखंडन मतलब एक कोशिका टूटकर दो भागों में विभाजित हो जाती है, इसको द्विविखंडन कहते हैं। अब परिपक्व आर्बिसी में प्रवेश कर गया, उसके बाद में द्विविखंडन द्वारा ये विभाजन करता है और अपनी संख्या बढ़ाता है, विभाजन करके संख्या बढ़ाता है। अब ये किसके अंदर हो रहा है? ये एक ही कोशिका के अंदर हो रहा है, मान लो एक ही आरबीसी के अंदर हो रहा है, द्विविखंडन हो रहा है। अब जैसे ही आरबीसी पूर्ण रूप से इस पैरासाइट के द्वारा भर जाती है, तो फिर इसके अंदर क्या होता है, ये परिपक्व आरबीसी से बाहर निकल जाता है, फिर आरबीसी से बाहर आ जाएगा। आरबीसी से बाहर आ जाता है, इसको बोला जाता है एक्जोसाइटोसिस। इस क्रिया को एक्जोसाइटोसिस, इस क्रिया को क्या बोला जाता है? एक्जोसाइटोसिस। जैसे कि अंदर प्रवेश किया था इसने, तो इसको अपन ने क्या किया था? एंडोसाइटोसिस बोला था। अब आरबीसी से बाहर निकल रहा है, इसको बोला जाता है एक्जोसाइटोसिस। क्या बोला जाता है इसको? एक्जोसाइटोसिस। एक्जोसाइटोसिस के द्वारा उस संक्रमित कोशिका से बाहर निकल जाता है। अब बाहर निकलने के बाद दूसरी स्वस्थ परिपक्व कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं, जो विभाजित हो गए। विभाजित होने के बाद ये बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के बाद दूसरी स्वस्थ परिपक्व आरबीसी को संक्रमित करते हैं या आरबीसी में प्रवेश करते हैं। आरबीसी में प्रवेश करते हैं। दूसरी स्वस्थ परिपक्व आरबीसी, ये सिर्फ परिपक्व आरबीसी को ही संक्रमित करते हैं और धीरे धीरे परिपक्व आरबीसी की संख्या कम होती जाती है और अपरिपक्व आरबीसी की संख्या बढ़ती जाती है, क्योंकि ये परिपक्व आरबीसी है उसको ही नष्ट कर रहा है, ये परजीवी परिपक्व आरबीसी को नष्ट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है परिपक्व आरबीसी की संख्या कम होती जाएगी और अपरिपक्व आरबीसी की संख्या बढ़ती जाएगी। क्योंकि जो अपरिपक्व आरबीसी धीरे धीरे नष्ट हो रही है, तो उसको उसकी कमी को पूरा करने के लिए अपरिपक्व आरबीसी रक्त में छोड़ दी जाती है। सही है, तो रक्त के अंदर अपरिपक्व आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है और परिपक्व आरबीसी की संख्या घट जाती है। इस प्रकार ये परजीवी जो है वो लगातार परिपक्व आरबीसी को नष्ट करता रहता है। इस प्रकार परजीवी परिपक्व आरबीसी को नष्ट करता है। नष्ट करता रहता है। अब ये नष्ट करता रहता है, इस वजह से क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ती है पशु को। एक तो एनीमिया, एनीमिया हो गया। एनीमिया का मतलब होता है रक्त की कमी या रक्त के अंदर आरबीसी की कमी, क्या कहलाती है? एनीमिया। इसके बाद में बुखार आना, इसके बाद में क्या होता है? बुखार आना। इसके बाद में अगर इसका इलाज करते रहते हैं अपन, इस एनाप्लाज्मोसिस का इलाज करते जाते हैं, तो इलाज करते समय, इलाज करने के बाद भी ये कई बार ये जो एनाप्लाज्मा है ये शरीर के अंदर, पशु के शरीर के अंदर बचा रहता है, लक्षण प्रकट नहीं करता, लेकिन फिर भी उसके अंदर या कोशिकाओं के अंदर पनपता रहता है और ये क्या करता है? ये किसी दूसरे पशु को संक्रमित कर सकता है। किस वजह से? किसी टिक्स की वजह से, क्योंकि लक्षण तो प्रदर्शित करेगा नहीं किसी संक्रमित पशु में। सही है, और जब कोई दूसरा टिक्स आएगा, कोई चिचड़ा आएगा, उसके खून चूसेगा, उसको स्वस्थ पशु के अंदर जाके फिर चूसेगा, तो ये जो एनाप्लाज्मा है वो संक्रमित पशु से वापस स्वस्थ पशु में चला जाएगा। सही है, इस प्रकार से जो संक्रमित पशु है वो स्वस्थ होने के बाद भी कैरियर का काम करता है या वाहक का काम करता है। सही है, और कभी कभी जो होता है वो पशु स्वस्थ होने के बाद भी उसके अंदर लक्षण प्रदर्शित होते रहते हैं कभी कभी, लेकिन ये लक्षण जो होते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, इसलिए इसको इलाज की आवश्यकता
नहीं पड़ती, ये खुद अपने आप ही उसकी शरीर की इम्यूनिटी ठीक कर लेती है उसको। लेकिन ऐसे लक्षण कई बार प्रदर्शित होते हैं, जो पशु एक बार संक्रमित होने के बाद स्वस्थ हो जाता है, ऐसे पशु के अंदर बार बार इस रोग के लक्षण प्रदर्शित होते रहते हैं, लेकिन माइल्ड फॉर्म में प्रदर्शित होते हैं, ज़्यादा घातक नहीं होते, इसलिए उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है, और वो जो लक्षण होते हैं वो उसकी इम्यूनिटी के द्वारा स्वयं ही ठीक हो जाते हैं। तो ये हो गई इसकी पैथोजेनेसिस। नेक्स्ट आता है इसके अंदर इसके लक्षण, क्लिनिकल साइन। लक्षण, सबसे पहले तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 3 से 4 सप्ताह। शरीर में एनाप्लाज्मा प्रवेश करने के 3 से 4 सप्ताह के बाद में, यानी कि लगभग 1 महीने बाद इसके लक्षण प्रदर्शित होना प्रारंभ होते हैं। लक्षण कभी कभी ये 2 प्रकार की अवस्था इसके अंदर पाई जाती है। एक तो होती है सब एक्यूट। एक अवस्था कौन सी होगी, सब एक्यूट। एक अवस्था कौन सी होगी, सब एक्यूट होगी। दूसरी पर एक्यूट। सब एक्यूट अवस्था के अंदर ये लक्षण जो होते हैं वो सारे के सारे लक्षण प्रदर्शित होते हैं, और ये अवस्था लंबे समय तक चलती है। ये अवस्था लंबे समय तक चलती है। इसके अलावा ये लंबे समय तक होगी, सब एक्यूट अवस्था लंबे समय तक होगी। लेकिन पर एक्यूट अवस्था के अंदर सारे के सारे लक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं, और इसके साथ साथ 24 घंटे के अंदर पशु की मृत्यु हो जाती है। 24 आवर्स के अंदर या लक्षण प्रदर्शित होने के 24 घंटे बाद में पशु की मृत्यु हो जाती है। कौन सी अवस्था के अंदर, पर एक्यूट अवस्था के अंदर। लेकिन सब एक्यूट अवस्था है वो लंबे समय तक चलती है। लक्षणों की बात करते हैं तो लक्षणों में जैसे कि बुखार आना, सही है। इसके अलावा सुस्ती, पशु के अंदर सुस्ती होना, भूख में कमी, भूख में कमी, रक्त की कमी, एनीमिया मैंने आपको बताया था, एनीमिया होना, रक्त की कमी होना, श्लेष्मा झिल्लियों का हल्का होना, झिल्लियों का हल्का होना, श्लेष्मा झिल्लियों का हल्का होना या पीला पड़ना इसको कह सकते हैं, क्योंकि रक्त की कमी होगी तो श्लेष्मा झिल्लियाँ क्या हो जाएगी, पीली पड़ जाएगी। इसके बाद में प्रेग्नेंट एनिमल में एबॉर्शन, प्रेग्नेंट एनिमल में अबॉर्शन, इसके अलावा मृत्यु। ये सारे लक्षण इसके देखने को मिल सकते हैं एनाप्लाज्मोसिस के।
डायग्नोसिस, इसकी पहचान किस प्रकार की जाती है? पहला तो लक्षणों के आधार पर खून की कमी को देख के इसकी पहचान की जा सकती है, या इसके बाद में रक्त का नमूना लिया जाता है, ब्लड सैंपल लिया जाता है, और उसका क्या किया जाता है? जिम्सा स्टेन, जिम्सा स्टेनिंग की जाती है। जिम्सा स्टेनिंग की जाती है, और इसे जिम्सा स्टेनिंग करने के बाद में इस पैरासाइट को देखा जा सकता है। आरबीसी के अंदर जिम्सा स्टेनिंग के द्वारा इस पैरासाइट को देखा जा सकता है। इस प्रकार से इसकी पहचान की जाती है। नेक्स्ट आता है इसका ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्या आता है? ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में कुछ ड्रग्स हैं, 3-4 प्रकार की ड्रग्स हैं, वो इसमें देनी पड़ती है। उसकी डोज रेट के आधार पर अपन यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन ये एक प्रकार की एंटीबायोटिक है। इसकी डोज रेट कितनी देनी चाहिए? 6 से 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। IM इसको दिया जाता है फॉर 3 डेज, 3 दिन के लिए। 6 से 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, ये पहली ड्रग्स हो गई जिसको IM इंट्रामस्कुलर 3 दिन के लिए इसको दिया जाता है। दूसरी ड्रग्स इसके अंदर हो गई एस्ट्राडायोल, एस्ट्राडायोल साइक्लोनेट, एस्ट्राडायोल साइक्लोनेट। इसकी डोज रेट है 14 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, इसको IM दिया जाता है। 14 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के आधार पर IM इसको दिया जाता है। एस्ट्राडायोल साइक्लोनेट, एस्ट्राडायोल साइक्लोनेट। तीसरी ड्रग्स आती है इसके अंदर इमिडोकार, इमिडोकार 3 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, 3 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। इसको भी IM दिया जाता है इंट्रामस्कुलर, इसको भी क्या दिया जाता है? इंट्रामस्कुलर IM भी दिया जाता है इमिडोकार। चौथी ड्रग्स आती है इसके अंदर डाइमिनाजिन एसिटोरेट, डाइमिनाजिन एसिटोरेट जो मार्केट में बेरेनिल के नाम से मिलती है, जो मार्केट में बेरेनिल के नाम से मिलती है। इसकी डोज रेट है 3.5 से 7 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। इसको भी IM दिया जाता है, इसको भी IM दिया जाता है। ये 4 प्रकार की ड्रग्स जो है इसके उपचार में, एनाप्लाज्मोसिस के उपचार में काम में ली जाती है। पहली जो है एंटीबायोटिक है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, जिसका 6 से 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के आधार पर IM इसको दिया जाता है। एस्ट्राडायोल साइक्लोनेट हो गया 14 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के आधार पर। इमिडोकार दे सकते हैं 3 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के आधार पर IM। और डाइमिनाजिन एसिटोरेट, मतलब इसको बेरेनिल भी कहा जाता है या बेरेनिल के नाम से भी मार्केट में मिलती है, 3.5 से 7 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के आधार पर IM इसको दिया जाता है इंट्रामस्कुलर। ये हो गया इसका ट्रीटमेंट।
नेक्स्ट आता है इसका रोकथाम व नियंत्रण। रोकथाम व नियंत्रण। रोकथाम और नियंत्रण की बात करें तो इसका फैलाव किन चीजों से होता है, उन चीजों को रोक ले तो इसका रोकथाम भी किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था टिक्स के द्वारा ये फैलाव होता है, टिक्स के द्वारा इसका फैलाव होता है। तो टिक्स को मारने वाली दवाई वहाँ पे पशुशाला के अंदर छिड़कनी चाहिए। जो चिचड़े और जू जो है या ब्लड सकिंग पैरासाइट जो है उनको खत्म करने वाली, उनको नष्ट करने वाली जो ड्रग्स हैं, दवाइयाँ होती हैं, उनको छिड़कना चाहिए। कौन कौन सी दवाइयाँ होती है? साइपरमेथ्रिन, साइपरमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन, मेलाथियोन, डेल्टामेथ्रिन, मेलाथियोन। इसके अलावा सुमिथियोन, सही है। इसके अलावा कॉम्फोस। ये ड्रग्स जो है ये चिचड़ों को खत्म करने की या टिक्स को खत्म करने की दवाई होगी, सही है। तो इसका रोकथाम और नियंत्रण क्या हो गया? टिक्स को मारने वाली दवाइयाँ जो पशुशाला के अंदर छिड़कनी चाहिए, या पशु के अगर चिचड़े लगे हुए हैं तो उनको भी नष्ट करने के लिए ये साइटोमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन, सही है, डेल्टामेथ्रिन, मेलाथिन, ये सारी दवाएं जो होती है वो वहाँ पे छिड़कनी चाहिए। और पशुशाला की अच्छे से साफ सफाई रखनी चाहिए ताकि जो टिक्स है वो फैले नहीं ज़्यादा। लास्ट इसका उपाय क्या है? टीकाकरण। टीकाकरण, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के आधार पर भी इस डिजीज को रोका जा सकता है। वैक्सीनेशन कराने के बाद इम्यूनिटी डेवलप होती है शरीर के अंदर एनाप्लाज्मोसिस के प्रति। और जब कोई संक्रमण होता है पशु में तो एनाप्लाज्मोसिस, कोई दोबारा संक्रमण होता है तो वो पहले से बनी हुई एंटीबॉडी जो है वो उस एनाप्लाज्मोसिस को खत्म कर देती है या उसे परजीवी को खत्म कर देगी और रोग नहीं होगा। तो ये डिजीज कंप्लीट हुआ, एनाप्लाज्मोसिस। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।